हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 23rd डे, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। जिसने भी पिछली दो क्लासेस अभी तक नहीं देखी, जिसमें फर्स्ट में मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और सेकंड में हमने कुछ क्वेश्चंस को सीखा है, ओके, प्रैक्टिस किया है। तो जिसने भी वो दो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है, वो दोनों क्लासेस पहले आप जाकर देखें और फिर ये क्लास भी कंप्लीट कीजिएगा। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा ही बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमारा तीसरा क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट का शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट दे रखा है, लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जिसमें क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, इनका तो हम इंक्रीज और डिक्रीज किधर देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो इसके बारे में तो सोचना है ही नहीं। उसके बाद कैश, कैश को हम इंक्रीज और डिक्रीज सबसे लास्ट के अंदर लिखते हैं। सबसे लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, कब, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उसके अलावा जितने भी आइटम्स है उनको इंटरप्रेट करना जरूरी है। जैसे लैंड बिल्डिंग, स्टार्टिंग में 3 लाख, लास्ट में भी 3 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ना तो इंक्रीज हुआ दिखता है, ना ही डिक्रीज हुआ दिखता है। बाकी और कोई इंफॉर्मेशन होगी तो और रीड कर लेंगे। मशीनरी 1,04,000 ओपनिंग में, 1,40,000 क्लोजिंग के अंदर है। तो पहले ही डिसाइड करना है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे है या बुक वैल्यू पर। कैसे पता चलेगा? लाइबिलिटी साइड में देखना, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड के नाम से कोई अकाउंट दिखा रहा है क्या, कोई लाइबिलिटी दिखा रही है क्या। तो देखना कि अच्छा 80 और 88,000 सर यहाँ पर तो है। तो अगर यहाँ पर है, इसका मतलब जो फिक्स्ड एसेट है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रही है। और साथ ही साथ आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम दो अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, एक तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और एक डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाएंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट 2,20,000, 1,48,000। लगता है ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है। ओके, कितने रुपए का है? ये हो गया 52 और 20, 72,000 का। देखेंगे हुआ कितना है। एक्चुअली कम होने के कारण मैंने तो ये सोचा है कि भैया इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, हो सकता है कुछ बेचा हो, कुछ खरीदा भी हो। ठीक है, तो नीचे इन्फॉर्मेशन पे जाके देखा जाएगा। शेयर कैपिटल, ओपनिंग 4,60, क्लोजिंग भी 4,60। पीएनएल का बैलेंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। रिजर्व्स, ओपनिंग में भी 1,20, क्लोजिंग में भी 1,20, कोई चेंज नहीं है। डिवेंचर्स 1,80,000 ओपनिंग में था, 1,40,000 क्लोजिंग में था, 40,000 डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो गया है। और ये जरूर ध्यान रखना, ये जो रेट है 8%, क्वेश्चन वाला नहीं बोले तब भी आप क्या करेंगे, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर भी आएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्यों? क्योंकि डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आउटफ्लो कंसिडर किया जाता है। ऑपरेटिंग में क्यों आएगा? क्योंकि इंटरेस्ट पेड एक ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट इफेक्ट होते हैं, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत है वो प्रॉफिट से ही करते हैं। तो क्योंकि इंटरेस्ट के कारण आपके प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं, इसलिए हमें इसे वापस एड बैक करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ताकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे पहुंच जाए। ओके, चलिए, तो दिक्कत ये सर 180 पे करें कि 140 पे? याद हो क्वेश्चन में डेट दे रखा होगा कि रिडम्पशन कब किया। अच्छा, डेट नहीं दे रखा तो फिर आपका एजम्पशन होता है कि आपने रिडम्पशन कब किया। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अगर रिडम्पशन कर दिया तो फिर 1,40,000 का 8% आपको इंटरेस्ट देना होगा। आपको लगता है नहीं जी मैंने तो एट द एंड जाकर डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया एक, तो पूरे साल इसका मतलब आपने 1,80,000 डिवेंचर्स का पैसा यूज किया, तो 1,80,000 पे 8% का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। ओके, तो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डिविडेंड 10% है तो कैपिटल पे दिया जाता है, तो 4,60,000 कैपिटल है इंटू 10%। ओल्ड मशीनरी 24,000 रुपए उसकी कॉस्टिंग है, अब तक का डेप्रिसिएशन 12,000, मतलब उसकी बुक वैल्यू भी 12,000 हो गई है। कितने में बेच दिया? 8,000 में। 12,000 वाली चीज 8,000 में बेची और 4,000 रुपए का नुकसान हो गया। 40,000 के डिवेंचर्स रिडीम कर दिए हैं आपने, 96 रुपीज में खरीद लिए हैं। कब? 31 मार्च 2017 को, एट द एंड। एट द एंड करने का मतलब है पूरे साल आपने 1,80,000 डिवेंचर्स का पैसा यूज किया, तो 1,80,000 का 8% आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट 72,000 के बेच दी एट बुक वैल्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब बैड डेट राइट ऑफ किया गया है 10,000 रुपए का, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा ये तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसमें कौन सा खर्चा हो रहा है, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड कर देंगे। देखो जी, बैड डेट का कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बैड डेट आता है डेटर अकाउंट के अंदर, और डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तुम इंक्रीज और डिक्रीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले लेते हो, तो इसका अब कोई एडजस्टमेंट अलग से नहीं करना होता है। ठीक है ना। इसके लिए मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये कोई डेटर अकाउंट है, स्टार्टिंग में जो तुम्हारा बैलेंस बोल रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए बैड डेट हो गया कितने का,
10,000 रुपए का, बाय बैड डेट 10,000 और बाय बैलेंस कैरेट डाउन अब कितना बचेगा 90,000। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, तुम लोग कैसे करते हो एडजस्टमेंट को, डिक्रीज इन क्रेडिटर, सॉरी डिक्रीज इन डेटर। अब डेटर कम होगा तो क्या करोगे, करंट एसेट कम होगा तो तुम कैश को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे ना। तो तुम डिक्रीज इन डेटर के लिए ऐड करते हो। अब ऐड करते हो ना, कितना अमाउंट ऐड हुआ 10,000 रुपए, तो इनडायरेक्टली बैड डेट क्या हो गया, वहां पर ऐड हो चुका है। तो अलग से इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल लिया बस मैंने, ठीक है ना। चलिए, तो बैड डेट के लिए कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो रिक्वायर्ड अकाउंट्स हो वो बना लेना। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, प्रपोज डिविडेंड है क्या, कोई डिविडेंड पेबल, नो। लायबिलिटी साइड में ऐसा कुछ नहीं है तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना दीजिए। ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। जितना डिविडेंड दिया 46,000, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ हुआ नहीं है, ओपनिंग में भी 1 20 था, क्लोजिंग में भी 1 20 है। बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बारे में कहीं कुछ बोला नहीं था, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो हमको अकाउंट भी नहीं बनाना ना। 1 2 3 देन स्टार्ट। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब लैंड बिल्डिंग में तो कुछ लग नहीं रहा, ओपनिंग में भी 3 लाख, क्लोजिंग में भी 3 लाख, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लगता है इनकी ऐसी लैंड बिल्डिंग है जिसपे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता है। मशीनरी 1,04,000, 1,40 ओपनिंग क्लोजिंग, और डेप्रिसिएशन फंड भी 80,000 और 88,000, ये मशीनरी का ही मानते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, कैसे होगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,000, क्लोजिंग 1,40,000, ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 और 88,000। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर आपने एक मशीन बेचा जिसपे अब तक का डेप्रिसिएशन 12,000 था, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू मशीनरी, यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन फंड। कितने में बेचा 8,000 में, तो बाय बैंक लिख दोगे 8,000। नुकसान कितने का 4,000 का, तो बाय पी एंड एल 4,000। अब बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा दो अमाउंट हमारे पास, क्या क्या आ जाएगा सर, एक तो आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए का, और एक आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 रुपए का। ओके, अब यहां से आपको पता है कि क्या करना होता है, आई आई ओ ओ, दो अमाउंट इन्वेस्टिंग में जाएगा, दो अमाउंट ऑपरेटिंग के अंदर चला जाएगा। ओके, चलिए, तो ये अकाउंट भी बन जाएगा। अब वो रिडम्पशन की बात कर लेते हैं ना, डिवेंचर्स का रिडम्पशन आपने किया 8% डिवेंचर्स टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। आपने डिवेंचर्स 40,000 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर रिडीम किया। सर कैसे पता चला, 1,80,000 ओपनिंग में था, 1,40,000 क्लोजिंग में था, मतलब आपने 40,000 रुपए के डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया है। अच्छा, कैसे किया, 96 पे, मतलब 40,000 रुपए था ना, एक डिवेंचर कितना मान लोगे भाई, 96 पे किया तो कुछ नहीं लिखा होता है, तो फेस वैल्यू क्या मान लोगे 100, 400 डिवेंचर्स थे, 96 पे रिडीम कर रहे हो, मतलब 38,400 पे किया जा रहा है, 38,400 पे किया जा रहा है। इसका मतलब आपने 1,600 रुपए बचा लिए, फायदा हो गया। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, इस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को जनरली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन मैंने इधर पी एंड एल में किया, क्यों, क्वेश्चन देख के पता चला ना, कैपिटल रिजर्व में अगर ट्रांसफर होता है तो रिजर्व का बैलेंस बढ़ता, बट रिजर्व का बैलेंस में कोई चेंज नहीं है लायबिलिटी साइड में, इसका मतलब रिजर्व में तो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इधर इसको प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर कर दिया होगा, इसका मतलब पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया होगा। ओके, अब चक्कर ये कि अगर आपने पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया है तो भैया पी एंड एल में का नेट प्रॉफिट भी इफेक्ट हुआ होगा। अब नेट प्रॉफिट से ही तो तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करते हो, तो इस प्रॉफिट की वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ रखे हैं, तो हम क्या कर देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन में उसे लेस कर देंगे। लेस किया जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो ये 1,600 रुपए जो तुमने पी एंड एल में क्रेडिट कर दिए उसे वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर दिया जाएगा, और जितना तुमने डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया है, एक्चुअली पैसा गया है 38,400, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा। बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, 40,000 रुपए माइनस कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, 40,000 कम हो गए, हटाओ 40,000। अरे भैया पेमेंट तो 96 हुआ, पैसा तो 96 के हिसाब से गया है, तो डिवेंचर्स का रिडम्पशन है, फाइनेंसिंग में 38,400 ही माइनस होगा। उसके बाद अब आप बना दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। शुरुआत पीबीटी से, पीएटी दे रखा था, पीएटी हमने कैलकुलेट किया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, टैक्स था ही नहीं। एड बैक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के पता किया था। ओके, डेप्रिसिएशन फंड का लॉस ऑन सेल 4,000 रुपए। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स किस पे, 1,80,000 पूरे ओपनिंग वैल्यू पर, क्योंकि रिडम्पशन कब हुआ है, एट द एंड हुआ है, तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस कर देना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, लेस इनकम टैक्स पेड था नहीं, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देख लेना क्या क्या चीजें थी। इन्वेस्टमेंट बेचा था, बिल्कुल बेचा था, कोई एसेट बेचा था, फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा भी था, ये तीनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डिवेंचर्स के रिडम्पशन में 38,400 याद रखना, 38,400, 40,000 मत लिख देना।
इंटरेस्ट पेड 14,400, डिविडेंड पेड 46,000 रुपए का आ जाएगा और ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हालांकि नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का टोटल लगा देंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी का टोटल लगा देंगे तो आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि निल आ गया, जीरो आ गया। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देना, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, डन। तो ये था 10th क्वेश्चन। चलिए ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इनडायरेक्ट मेथड तो समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमको फटाफट से एक डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ, एक दो जितने भी मुझको, हाँ टाइम है अपना 30 मिनट्स बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ खतरे लिमिटेड, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना था यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो जी इनडायरेक्ट तो हमको आता है, हमको तो क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से सीखना है। उसमें भी क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज पहले जैसा बनता था वैसा ही रहने वाला है। देखो जरा छोटा सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। एसेट, फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट, इसने बोला एट कॉस्ट, बिल्कुल चेक कर लेना, लेकिन हाँ लेस डेप्रिसिएशन कर रखा है, यस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आपको बैलेंस शीट में नजर आता है, चाहे लायबिलिटी साइड चाहे एसेट में से लेस होते हुए, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रखी है, तो ये है ओरिजिनल कॉस्ट। हालांकि यहाँ पर ऑब्वियसली बुक वैल्यू भी दे रखा है, तो दोनों चीजें हैं हमारे पास, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैंने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो हमें दो ही अकाउंट बनाने हैं, एक अकाउंट नहीं बनाना है। दो अकाउंट दो वैल्यूज पता कर सकते हो, एक अकाउंट एक वैल्यू पता कर सकते हो। कैश ये तो लास्ट में आएगा ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के अंदर आएगा। ओके, फिर स्टॉक, डेटा, प्रीपेड, इंश्योरेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स, ये येलो कलर से जो हाईलाइट कर रखा है वो सब किधर जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अरे अरे सर, अगर डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तब तो नहीं जाएगा ना, बिल्कुल नहीं, फिर तो नहीं जाएगा। तो फिर इनका क्या करेंगे, देखेंगे इनका क्या यूज होगा। फिर डिवेंचर्स है और P&L अकाउंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, P&L एप्रोप्रिएशन बन जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 14 से 24 लगता है, 10,000 रुपए के शेयर इश्यू किए। इनकम स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया, इनकम स्टेटमेंट अपने को जब भी दे रखा हमारे लिए चीजें और आसान हो जाती है। क्यों? इनकम स्टेटमेंट देखकर क्या होता है, हमें पता चल जाता है ये प्रॉफिट हमको दे रखा है। देखो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कैसे पता चला, इनकम टैक्स लेस कर रखा है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब मुझे केवल इस इनकम स्टेटमेंट को देखना है, क्या इसमें कौन कौन से आइटम्स लेस हो रखे हैं, कौन कौन से आइटम ऐड हो रखे हैं। क्या होता है ऐसे इनडायरेक्ट मेथड में जब हम देखते हैं तो हमें पता रखना पड़ता है कि अच्छा ये वाला आइटम P&L में जाके प्रॉफिट को बढ़ा देगा, ये वाला आइटम P&L में जाके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। और क्योंकि ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, इसलिए हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको इफेक्ट देना होता है। ओके, ये हमको याद रखना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर इनकम स्टेटमेंट दे रखा है तो हमारे सब कुछ सामने है कि P&L की प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कौन कौन से आइटम्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से आइटम लेस हुए हैं। तो डेप्रिसिएशन खर्चा लेस हुआ था, नॉन कैश एक्सपेंस था। इंटरेस्ट का खर्चा भी लेस हो रखा है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ओके, इनकम टैक्स लेस हो रखा था, तभी पता चला ये PAT है। ओके, हालांकि बैलेंस शीट के अंदर कोई टैक्सेशन का अमाउंट नहीं दे रखा है, कोई टैक्स पेबल, कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही तो वो अमाउंट है जो इनकम टैक्स P&L में डेबिट होने वाला है, और यही वो अमाउंट है जो एक्चुअली पे हुआ है। ठीक है ना, दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम है। चलिए, तो पे भी यही हुआ है और P&L में डेबिट भी यही हुआ है। अब हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फिक्स्ड एसेट अकाउंट दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस, और मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट, कोई और इंफॉर्मेशन था ही नहीं हमारे पास, तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया है परचेजेस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 8,000। डिफरेंस जो है वो क्यों बढ़ा, क्योंकि भी बढ़ा इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 4,000 का। ओके, तो अब इससे कौन कौन सी वैल्यूज आएगा, आई जितना करने का था नहीं पूरा, केवल एक इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा और एक ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ओके, ये तो कब, इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। अभी अपन इनडायरेक्ट मेथड से बनाए तो शुरुआत कैसे होगी, PBT से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा था 2600 प्लस टैक्स का अमाउंट डेबिटेड इन द P&L, बोला था P&L में भी उतना ही डेबिट हुआ, पे भी उतना ही हुआ, 1,400 रुपए। प्लस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के 4,000 रुपए, और प्लस क्या किया जाएगा, 6,000 रुपए इंटरेस्ट के। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, P&L में जो जो आइटम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर थे उसका इफेक्ट वापस रिवर्स किया गया, लेस हो रखे हैं तो ऐड कर दो, और ऐड हो रखे तो लेस कर दो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, और उसके बाद ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस हो गए, कोई करंट एसेट या कोई करंट लायबिलिटी का जो भी चेंज आएगा। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
फिर इन्वेस्टिंग के अंदर जो आपने एसेट खरीदा वो दिखा दिया गया, फाइनेंसिंग के अंदर शेयर जो इशू किए वो दिखा दिया, और इंटरेस्ट का जो पेमेंट हुआ है वो दिखा दिया गया है। ओके सर, वो जो P&L में इंटरेस्ट था वो पे हो गया क्या? बिल्कुल, P&L में इंटरेस्ट दिखा रखा है, लायबिलिटी साइड में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है नहीं, इसका मतलब जितना खर्चा था वो एक्चुअली पे हो चुका है ना। एफए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पूरा एफए है ना, एफए के अंदर आपको अच्छे से दिखाया जाता है कौन सा रिलेटेड टू करंट ईयर है, कौन सा पे हुआ है, ठीक है। कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ था नहीं, प्रीपेड वगैरह था क्या, देख लो एक बार। हाँ जी, प्रीपेड इंश्योरेंस था, ठीक है ना। बाकी अपने को इंटरेस्ट के लिए कुछ लिखा थोड़ी ना था, नहीं सर कुछ नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह कुछ था नहीं, तो हमने क्या कर लिया, जो इंटरेस्ट का खर्चा है P&L में डेबिट हुआ है वही क्या हो गया, पे हो गया है, डन, 6,000 रुपए। तो ये आपका क्या कंप्लीट है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का इनडायरेक्ट मेथड कंप्लीट है, राइट। अब अपने को देखना क्या, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कैसे आएगा वो सुनो। डायरेक्ट मेथड में जो चेंज होगा वो केवल केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर चेंज होगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो, सबसे पहले क्या आता है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, और उसमें आती है तीन चीजें, क्या क्या आती है, कैश सेल्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर। तो जरा यहाँ पर देखो, सेल्स दे रखा था 84,000, बिल्कुल दे रखा था, क्या कुछ बोला है कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन डेटर दे रखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स तो होगा। तो आप क्या करेंगे, डेटर अकाउंट बना के कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर पता कर सकते हैं, ये कितना आएगा। अगर मैं डेटर अकाउंट बनाऊं तो ओपनिंग बैलेंस 7,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000, बाय बैलेंस कर इट डाउन। ओके, फिर सेल्स जो डेटा अकाउंट में टू सेल्स कितना 84,000, तो बाय कलेक्शन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कितना, ये हो गया 91,000, और 91,000 में से अगर मैं 12,000 लेस कर दूं तो ये आ जाएगा 79,000। ये आ गया बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये लो जी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ गया है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में से आप लेस क्या करेंगे, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज। अब कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज कैसे आएगा वो सुन लो। कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज में क्या देखा था, मैंने कहा था शुरुआत किससे हो, सीओजीएस दे रखा है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखा है सर, सीओजीएस 48,000, तो शुरुआत यहां से कर दो। कैसे होगा, सीओजीएस 48,000, उसमें ऐड कर देना क्लोजिंग स्टॉक, ऐड कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 16,000, और ओपनिंग स्टॉक कितना है वो लेस कर दो, लेस ओपनिंग स्टॉक कितना 14,000। ओके, और लेस क्या हो जाएंगे सर, लेस हो जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अलग से दे नहीं रखा, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस ये सब P&L के ही है। तो मैंने कहा ये लो जी, ये आ गया कितना 50,000 रुपए, ये 50,000 क्या आ गया है, क्या आ गया, परचेजेस, ऑब्वियसली परचेज आ गया। अब तुम क्रेडिट अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस 14,000, ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस 12,000, ये रहा। ओके, परचेजेस इस तरफ लिखा जाएगा, ओके जी। उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना हुआ, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना हुआ 15 और 14 माइनस 12, ये आ जाएगा कितना 52,000। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है टू बैंक 52,000। ओके, अब ये तो हो गया सप्लायर को पेमेंट। अब खर्चों की बात कर लेते हैं, खर्चों के लिए क्या क्या है वो देखो। खर्चों में कौन कौन से केवल ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे देखे जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर केवल कैश नेचर के और ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे देखे जाएंगे। तो खर्चों के लिए कितना दिया, सीओजीएस वो आ गया, डेबिट ये नॉन कैश है, इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग है, अदर एक्सपेंसेस यस यही वो खर्चा है 22,000 रुपए का जो P&L में दिखाया जाता है। ओके, ट्रेडिंग में हो चाहे P&L में हो कोई दिक्कत नहीं, जो P&L में दिखाया गया 22,000 रुपए का खर्चा, लेकिन ये तो रिलेटेड टू करंट ईयर है ना, मुझे ये देखना है पे कितना हुआ है। तो पे के लिए देखो ये वाला खर्चा एडजस्ट करना पड़ेगा। रिलेटेड टू करंट ईयर से अगर मैं पेड की तरफ जाता हूं तो प्रीपेड एट द एंड तो ऐड हो जाएगा और प्रीपेड एट द बिगिनिंग लेस हो जाएगा। तो अगर मैं 22,000 में 1600 ऐड कर दूं और 2,000 लेस कर दूं तो 400 नेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,600, 21,600 का पेमेंट हो गया। ओके, तो अब देखो जी पेमेंट कितना हुआ, टोटल 52,000 का पेमेंट हो गया, 52,000 का सप्लायर्स को पेमेंट हो गया, 21,600 का इनको पेमेंट हो गया, 73,600, 21,600 किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए पे किया। तो जो आप लिखेंगे कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, उसमें 52 और 21,600 73,600 लिखा जाएगा, और
79,000 क्या आ जाएगा, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर। मतलब आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा उसमें आप लिखेंगे कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे देना और ये लिख दोगे 79,000 डेटा अकाउंट बना के पता किया था। लेस क्या कर दोगे, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। ये कितना आएगा सर, इसमें क्या क्या था बताया ना, दो चीजें, एक तो क्रेडिटर्स को कितना पे किया वो अमाउंट और एक एक्सपेंसेस के लिए कितना पे किया वो अमाउंट। तो 52,000 तुमने क्रेडिटर्स को दिया और 21,600 तुमने खर्चों के लिए पे किया, ये हो गया 73,600। ओके, बचा कितना अमाउंट, 5,400। जरा चेक करना क्या यही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पहले आ रहा था क्या, इनडायरेक्ट मेथड से 5,400, इनडायरेक्ट मेथड से 5,400, बिल्कुल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 5,400। और इसके आगे की कहानी बिल्कुल सेम रहने वाली है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में केवल इतना सा फर्क है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा ढंग से, बस ये दो ही नाम लिखने होते हैं ना, कुछ नहीं। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर और कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, बस आगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया काम। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड ही है और ये कैसे आता मैंने आपको बता दिया। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर कैसे आएगा, कैश से, जिसने पहली वाली क्लास नहीं देखी वहां जाके डायरेक्ट मेथड जरूर पढ़े, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब भी कभी इसको बंद करके अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले फर्स्ट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला क्लास है वहां पे जाके लास्ट में डायरेक्ट मेथड समझाया वो जरूर देखें। तो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर में क्या क्या है, कैश सेल्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर। कैश सेल्स था नहीं, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर था नहीं, तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर बस पता कर लिया। ओके, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय में क्या कहेगा, सप्लायर को आपने कितना दिया, मतलब अपने क्रेडिटर्स को आप कितना पे कर रहे हो, और दूसरा क्या होगा अपने एक्सपेंसेस के लिए आप कितना पे कर रहे हो, ये आ जाएगा कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सीएमए के एग्जाम में आया है। On the basis of following information provided by X Limited, prepare a cash flow statement for the year ended 31 मार्च 2017। क्या बता रखा है, X Limited sold all the goods for cash only। अच्छा, केवल कैश में बेचते हैं, अच्छा केवल कैश में, नो डेटर्स। ओके, परचेज केवल उधारी में करते हैं, ठीक है जी। कंपनी ने जीपी कमाया कितने का, 4 लाख का, जीपी रेशियो 25%, तो मैंने कहा सेल्स कितना होगा, फिर 4 लाख डिवाइड बाय 25%, सेल्स आ जाएगा 16 लाख का। अच्छा, सेल्स तो सारा का सारा कैश में होता है। ओके, तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर तो मुझे मिल गया, क्योंकि डेटर है नहीं आपके, क्यों उधारी माल बेचते नहीं हो तो बीआर का भी झंझट नहीं, जो माल है कैश में बेचा, तो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर कितना हो गया, 16 लाख रुपए। ये लो जी, डायरेक्ट मेथड में ये तो आ गया। अब पता क्या करना है, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज पता कर लेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से भी हम बना लेंगे, है ना। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20,000। मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक x मान लूं तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 20,000, बिल्कुल। कंपनी ने पे किया है, पेड है, रिलेटेड टू करंट ईयर नहीं बोला, पे किया है, पे, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वेजेस के लिए पे किया 4.5 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कितना पे किया, 90,000, ये P&L का खर्चा है। ओके, पेमेंट डायरेक्ट दे रखा है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मुझे कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग, कोई प्रीपेड करने का झंझट नहीं, डायरेक्टली पेड दे रखा है। कहां पे, कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज में डायरेक्ट पेमेंट दे रखा है। अब सप्लायर को कितना पे किया बस वो और पता कर लो। सप्लायर का अकाउंट क्या बता रहा है, 31 मार्च 2016 को हायर देन द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017। अच्छा, 17 से ज्यादा 16 में था, मतलब ओपनिंग में ज्यादा था, क्लोजिंग में कम था, तो क्लोजिंग को एक्स मान लिया और ओपनिंग को एक्स प्लस 30,000 हो गया। फिर टैक्स पेड बाय द कंपनी 80,000 रुपए का, वाइल द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 70,000 रुपए का। टैक्स पे किया आपने 80,000 रुपए का और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बता रहे हैं, 70,000, ठीक है जी। P&L में इसका मतलब आप 70,000 दिखा रहे हैं और एक्चुअली जो टैक्स पे किया है वो है 80,000 रुपए का। कंपनी रीपेड द बैंक लोन 1,75,000 विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट। 1,75,000 का लोन का पेमेंट है जिसमें 15,000 इंटरेस्ट का भी शामिल है, मतलब लोन का तो 1,60,000 का पेमेंट है और 15,000 इंटरेस्ट का पेमेंट है, ठीक है। डिविडेंड दिया 50,000 रुपए का, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। कहा इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर कोई आइटम फाइनेंसिंग का पार्ट है तो उससे रिगार्डिंग जो टैक्स दे रहे हो वो भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट बनेगा। उसके बाद एक्स लिमिटेड ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिए, 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट, कितने के प्रॉफिट पर, 40,000 रुपए के प्रॉफिट पर, मतलब 6,40,000 रुपए में आपने बेच दिया है। डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपए नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। ओके, फर्नीचर खरीदा 2 लाख रुपए में, फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
समझते हुए चलना धीरे धीरे। कैसे, पहले ये डिसाइड करो कि डायरेक्ट मेथड की इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं बोला कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखें कौन से मेथड से सॉल्व कर रखा है। बिल्कुल डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर पता करना होता है। मैंने कहा था इसमें तो बड़ा आसान है, केवल कैश सेल्स था। कैश सेल्स आ गया 16 लाख रुपए। कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज में कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, जिसमें वेजेस का था और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, वो आपको क्लियरली दे रखा था। कितना, 4.5 लाख और 90,000। तो ये तो आप इजीली लिख दो, उसमें कोई टेंशन नहीं, ऑलरेडी पेमेंट अमाउंट दे रखा था। लेकिन कैश पेमेंट टू सप्लायर आपको पता करना पड़ेगा। कैसे करोगे, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। सर 16 लाख की सेल्स है, 4 लाख का जीपी है, तो सीओजीएस कितना हो गया, 12 लाख। ओके, 12 लाख का सीओजीएस। फिर आप क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। एक को एक्स माना था, ओपनिंग स्टॉक एक्स, क्लोजिंग स्टॉक को बोला था कि एक्स प्लस 20,000 रुपए। बिल्कुल। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको वेजेस का 4.5 लाख रुपए दे रखे हैं, तो परचेजेस आप पता कर लेंगे। परचेज से क्या होगा, इस परचेजेस को मैं सप्लायर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट में पुट करूंगा। और सप्लायर कितना था, बोला था कि क्लोजिंग एक्स है और ओपनिंग में कितना है, एक्स प्लस 30,000 रुपए। तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं जी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, टोटल बराबर रहने वाला है। ओके, और फिर 7, 70 और 30,000, 8 लाख रुपए का सप्लायर को पेमेंट आ गया। ये लो जी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 8 लाख रुपए, ये अमाउंट निकल कर आ गया। तो अब मेरे पास पूरा अमाउंट आ गया है। कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय कितना, 13,40,000। तो रिसिट है 16 लाख का, पेमेंट है 13,40 का, तो 16 लाख माइनस 13,40,000, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड। जितना एक्चुअली पे किया है, कितना पे किया था एक्चुअली, 80,000, प्रोविजन वाला अमाउंट नहीं, 80,000 जो पे किया था वो वाला अमाउंट, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्या क्या मिलने वाला है देख लो जरा जाकर। ये बड़ा आसान सा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइन से चलना। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या, 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट, 40,000 के प्रॉफिट पर, मतलब 6,40,000 में बेचे। अच्छा, फर्नीचर खरीदा 2 लाख का, वो माइनस हो जाएगा। फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो ये लोन आ जाएगा, एक डिविडेंड आ जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर। बस ठीक है जी, 1,75,000 और 50,000, ये 2 आइटम तो लिखो। उसके बाद 1,60,000 अलग कर दिया, 75,000 अलग कर दिया और 50,000 रुपए का डिविडेंड वगैरह आ गया। ओके, ये 2 आइटम इसके हो गए इन्वेस्टिंग के। आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। अब आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ए प्लस बी प्लस सी, ओपनिंग ऐड कर दोगे, क्लोजिंग आ जाएगा, डन। अब मैंने कहा अगर इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करना हो तो कैसे करना होगा। तो अगर इनडायरेक्ट मेथड से करना होगा तो आपको देखो, पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दे नहीं रखा कि तुम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता कर लोगे, नहीं दे रखा। तो फिर कैसे करना होगा, तो पहले तुमको इनडायरेक्ट मेथड शुरुआत कैसे होता है, पीबीटी, तो पीबीटी पता करना पड़ेगा। जीपी तुमको पता है क्या, 4 लाख, 16 लाख की सेल्स थी और 4 लाख का जीपी था, राइट। इस ग्रॉस प्रॉफिट से, पीएनएल अकाउंट की शुरुआत से, पीएनएल के जो जो खर्चे हैं इनकम से वो एडजस्ट करो, ऑफिस एक्सपेंसेस लेस कर दो, डेप्रिसिएशन लेस कर दो। अभी तो नॉर्मल पीएनएल की तरह देख रहे हैं ना पीएनएल, अभी ऐसा मत बोलना कि डेप्रिसिएशन क्यों लेस किया, है ना। डेप्रिसिएशन पीएनएल बना रहे हैं, पीएनएल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट का खर्चा ये भी पीएनएल में आता है। प्रॉफिट ऑन सेल जो हुआ था, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट 4,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो 4,000 का प्रॉफिट भी पीएनएल में आता है। ऐसा करके तुम्हारे पास पीबीटी आ गया 2,15,000। मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वो लेस करने पर पीएटी आ जाता। मेरे को पीएटी चाहिए नहीं, मेरे को वापस अगर पीएटी आता तब भी टैक्स का अमाउंट ऐड करके पीबीटी तक पहुंचना पड़ता। तो पीबीटी आ गया, अब वही काम करना है, ऐड क्या करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना। ये लो जी, 1,20,000 ऐड कर दिए, 15,000 ऐड कर दिए, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर देना। ये लो जी, 40,000 लेस कर दिए। ये आगे हम लोग 3,10,000 पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर स्टॉक और क्रेडिटर्स वगैरह के एडजस्टमेंट करके ये आ जाएगा क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 2,60,000, 2,60,000, डन। बस ये लो जी, इनडायरेक्ट मेथड भी हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बट डायरेक्ट मेथड भी इजी था। इनडायरेक्ट मेथड में ये ध्यान रखना है कि हमारी आदत पड़ी हुई रहती है कि इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन किससे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, जरूरी नहीं है। जीपी दे रखे हैं, खर्चे वगैरह लेस कर दो, एफए का दिमाग लगाओ, प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, बस वही आपका पीबीटी या पीएटी आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा, डन। चलिए, तो ये था आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट मेथड भी और
इनडायरेक्ट मेथड थी। ओके, अब कुछ एमसीक्यूज वगैरह में जैसे चीजें ध्यान रखने लायक होती हैं वो क्या होती हैं वो देख लो। यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड, मैंने कहा था ये तो अपन बातें कर रहे थे किसकी, अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस में क्या होगा, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या अगर आप कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। हाँ, हालांकि जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो अभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो आप अपनी शेयर कैपिटल पे ही दे रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग का ही पार्ट होगा। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड रिसीट, अब ये ऑपरेटिंग का पार्ट होगा अगर ये फाइनेंसिंग एंटरप्राइज है तो। ओके, अब कोई बोल दे भैया ये एसबीआई, अब एसबीआई के लिए तो इंटरेस्ट मिलना वगैरह ये सब क्या है, इंटरेस्ट देना, ये सब उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। डन। चलिए, ऐसे ही कुछ जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, मान लो, ठीक है ना, कोई लॉ सूट वगैरह हो गया, केस वगैरह का मामला हो गया, उसका कोई पैसा आया या गया हो गया, तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना होता है। उस आइटम को हमेशा अपने को अलग से शो करना होता है, उसका इनफ्लो आउटफ्लो अलग से शो किया जाएगा। ओके, ठीक है जी, खैर इतना बहुत है यहाँ पे फिलहाल के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। मैं देखता हूँ कमेंट आपके बहुत कम आते हैं, तो भैया कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और बनाता रहूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।